यदि आप हिप आर्थराइटिस के पेन से परेशान होकर ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है, पर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में यूज होने वाले इम्प्लांट्स किस क्वालिटी के होते हैं, उसमें बेस्ट क्वालिटी कैसे चूज करें, उन इम्प्लांट्स की लाइफ क्या होती है और वो लाइफ खत्म होने के बाद क्या आपको फिर से सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ेगी, यही सारे सवाल अगर आपके मन में भी है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नाहटकर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में एग्जैक्टली क्या किया जाता है और उससे रिलेटेड जो आपके क्वेरीज होते हैं उन्हें आंसर करने की मैंने कोशिश की थी। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज बात करेंगे हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज में यूज किए जाने वाले इम्प्लांट्स की। जैसे पिछले वीडियो में हमने कहा था, हिप एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। तो सबसे पहले तो हम सॉकेट में क्या यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। इस सॉकेट को एसिटाबुलम कहते हैं और इसमें लगने वाला जो इम्प्लांट होता है इसे एसिटाबुलर कप कहते हैं। ये कप एक टाइटेनियम अलॉय मटेरियल से बना होता है। इसके बाहर की तरफ यानी वो हिस्सा जो बोन के कांटेक्ट में होता है उसमें एक रफ परत होती है जिसे हाइड्रोक्सी अपेटाइट कहते हैं। ये हाइड्रोक्सी अपेटाइट का फंक्शन ये होता है कि इस पे बोन ग्रो कर सकता है जिससे वो इम्प्लांट को सही तरीके से पकड़ के रख सके। इस कप के अंदर लगता है लाइनर। इस लाइनर का वही फंक्शन है जो एक इंजन में लगने वाले लाइनर का होता है। ये हिप जॉइंट के मोशन के लिए स्मूथ, फ्रिक्शनलेस और लुब्रिकेटेड सरफेस प्रोवाइड करता है। ये लाइनर पहले के जमाने में पॉलीइथिलीन मटेरियल से बना होता था जो एक प्रकार का प्लास्टिक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि इस पॉलीइथिलीन मटेरियल का वेयर एंड टेयर यानी घिसाव बहुत जल्दी हो जाता था और इम्प्लांट फेलियर जल्दी होता था। बट आज की कंडीशन में जो इम्प्लांट्स हम यूज करते हैं, जो लाइनर हम यूज करते हैं, वो एक हाईली क्रॉसलिंक अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन से बना होता है जिससे आपके इम्प्लांट की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब चलते हैं हमारे फीमर सिस्टम की तरफ, यानी आपका जो थाई बोन होता है उसमें जो रॉड जैसा सिस्टम लगता है उसे हम स्टेम कहते हैं। ये स्टेम भी टाइटेनियम अलॉय मटेरियल का बना होता है। ठीक कप की तरह इसमें भी एक परत होती है जो हाइड्रोक्सी अपेटाइट से बनती है और इसका भी वही फंक्शन है कि बोन उस पर ग्रो करके उस इम्प्लांट को अच्छे से पकड़ के रख सके। ये जो स्टेम है इसका जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है उसे नेक कहते हैं और इस नेक के ऊपर हम जो बॉल अटैच करते हैं हम उसे हेड कहते हैं। ये हेड या तो मेटल का बना हुआ हो सकता है या सिरामिक का। आज की डेट में सिरामिक इम्प्लांट्स की लाइफ मेटल इम्प्लांट से ज्यादा होती है। तो जब ये फीमरल सिस्टम यानी स्टेम और हेड आपके एसिटाबुलर सिस्टम यानी कप और लाइनर में अटैच होता है, इस प्रकार आपका पूरा हिप जॉइंट कंप्लीट होता है। और इस पूरे सिस्टम को अनसीमेंटेड हिप सिस्टम कहते हैं। इसमें कहीं सीमेंट का यूज नहीं हुआ है, पर ऐसी कंडीशन जिसमें आपके बोन क्वालिटी बहुत खराब है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन अच्छी तरह से आपके इम्प्लांट को होल्ड नहीं कर सकता, उसमें हम सीमेंट का यूज करते हैं। जिसमें आपके फीमरल कैनाल यानी थाई बोन के कैनाल में पहले सीमेंट भरा जाता है और फिर उसमें स्टेम डाली जाती है। सिमिलरली एसिटाबुलम का जो सॉकेट होता है उसमें भी पहले सीमेंट भरा जाता है और फिर कप को अटैच किया जाता है और इस सिस्टम को सीमेंटेड हिप सिस्टम कहते हैं। तो ये तो था ओवरव्यू कि हिप इम्प्लांट्स किस मटेरियल से बनते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बेस्ट क्वालिटी हिप इम्प्लांट्स आप कैसे चूज कर सकते हैं। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि वो किस मटेरियल से बने हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फीमरल हेड अगर सिरामिक का बना है तो वो मेटल हेड से बेटर और लॉन्ग लास्टिंग होता है। सिमिलरली जो पॉलीइथिलीन है वो हाईली क्रॉसलिंक अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथिलीन ही होना चाहिए जो आजकल के नए इम्प्लांट्स में होता है, जिससे आपके इम्प्लांट की लाइफ बढ़ती है और उसकी क्वालिटी भी बेटर होती है। सेकेंड फैक्टर है FDA अप्रूवल और एक प्लेटफॉर्म जिसे ओडेप कहते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे। सारे ऑथेंटिक इम्प्लांट कंपनीज FDA अप्रूव्ड होती है। उनके सारे हिप इम्प्लांट्स, सारे नी इम्प्लांट्स, उनके सारे हिप और नी इम्प्लांट्स के सबटाइप सारे FDA द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। ओडेप की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्थोपेडिक डेटा इवैल्यूएशन पैनल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी कंपनीज अपने हिप और नी इम्प्लांट्स के बारे में डेटा फीड करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसका इवैल्यूएशन किया जाता है एक पैनल के द्वारा और इसको रेटिंग दी जाती है। ये रेटिंग के 3 कंपोनेंट्स है। नंबर 1 है न्यूमेरिकल फिगर। जैसे आप देख सकते हैं 3, 5, 7, 10, 13 ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिसका मतलब है ये इतने साल का डेटा कंपनी ने अब तक प्लेटफॉर्म पे फीड किया है। इतने साल का डेटा कंपनी के पास अवेलेबल है जिसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। इसके बाद आता है एक अल्फाबेट A, B, आपके एविडेंस के स्ट्रेंथ को दर्शाता है और इसके साथ एक आता है स्टार मार्क जो एक डिस्टिंक्शन की तरह होता है। स्टार का मतलब होता है कि उस कंपनी के उस स्पेसिफिक इम्प्लांट का रिवीजन रेट 5% से कम है पिछले 10 सालों में। ये ओडेप में एक बात ध्यान रखनी आपको जरूरी है कि अगर इसका रेटिंग अच्छा है तो इट इज फुल प्रूफ कि आपका इम्प्लांट ऑथेंटिक है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। बट कम रेटिंग का मतलब ये नहीं है कि वो इम्प्लांट खराब है।
इसका मतलब यही है कि वो इम्प्लांट न्यू टेक्नोलॉजी है, नया मार्केट में है। सो ओडेप में सर्च करते हो कि ध्यान रखिए कि आपका इम्प्लांट अगर ओडेप में रजिस्टर्ड भी है तो इसका मतलब वो अंडर स्क्रूटिनी है और ऑथेंटिक है। तो ये तो था कि आप इम्प्लांट के बारे में रिसर्च कैसे कर सकते हैं। अभी अगला सवाल आता है कि ये इम्प्लांट की लाइफ कितनी होती है। तो दोस्तों, इन जनरल ऑन एन एवरेज जब देखा जाता है तो 20 से 25 साल तक एक अच्छे कंपनी के ऑथेंटिक इम्प्लांट्स चलते हैं। ऑफ कोर्स ये और भी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे सर्जरी कितने प्रिसीजन के साथ की गई है, कितने प्रिसाइज एंगल्स में एसिटाबुलर कप और वो स्टेम को बिठाया गया है। बट इन जनरल ऑन एन एवरेज 20 से 25 साल का आंकड़ा हम पकड़ते हैं। तो क्या 20 से 25 साल बाद आपको फिर से सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ेगी? तो इसका आंसर है यस। पर ध्यान रखिए, 20 से 25 साल बाद आपको सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है। पड़ेगी ही ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए, ये जो 20 या 25 साल का आंकड़ा हम देते हैं ये एवरेज लाइफ स्पैन है, ये एक्सपायरी डेट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 20 साल खत्म हो गए तो आपको सर्जरी करवानी है। सर्जरी करवाने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपको कोई दिक्कत आ रही है। तो ये उसका लाइफ स्पैन खत्म होने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे जैसे इम्प्लांट का लाइफ खत्म होते जाएगा तो प्रॉब्लम्स जैसे जो कप होता है वो लूज हो जाएगा, स्टेम लूज हो जाएगा, या कुछ इसमें जो लाइनर होता है जो प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है वो पूरी तरह घिस जाएगा, जिससे आपका जॉइंट सेंटर पोजीशन में नहीं रहेगा, या कभी कभी आपका स्टेम ब्रेक हो सकता है, तो जिसकी वजह से आपको थाई पेन या चलने में दिक्कत की प्रॉब्लम होगी। और इसके आंसर में हम रिवीजन सर्जरी या रीडू सर्जरी करते हैं, जिसमें जो आपका खराब पार्ट है उसे निकाल दिया जाता है और उसे रिप्लेस किया जाता है एक न्यूअर और अच्छे क्वालिटी के इम्प्लांट के साथ। बट द गुड न्यूज इज आज के टाइम में हमारे पास जो रिवीजन इम्प्लांट्स है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के है कि रिवीजन सर्जरी के बाद भी आपकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। तो बात अगर हम रिवीजन सर्जरीज या रीडू सर्जरीज की कर ही रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि रिवीजन सर्जरीज कौन से कंडीशंस में करनी पड़ती है। नंबर 1, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब इम्प्लांट की लाइफ खत्म हो जाए, उसमें लूजनिंग हो या उसमें वो टूट जाए जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में रिवीजन सर्जरी करनी पड़ सकती है। नंबर 2 इज इम्प्लांट की लाइफ तो खत्म नहीं हुई है बट आप गिर गए हो, कहीं आपको एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से इम्प्लांट के आजू बाजू का बोन फ्रैक्चर है या इम्प्लांट टूट गया है, तो उस कंडीशन में भी रिवीजन सर्जरी करनी पड़ सकती है। एंड नंबर 3, जो एक सर्जन और पेशेंट दोनों के लिए एक नाइटमेयर कंडीशन है, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को मैं एक नाइटमेयर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इम्प्लांट जो आपके जॉइंट में डल रहा है वो आफ्टर ऑल एक फॉरेन मटेरियल है और वो बैक्टीरियाज के लिए बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड है। और बैक्टीरिया के पास एक सुपर पावर है कि वो अपने अराउंड एक लेयर बना सकती है जिसे बायोफिल्म कहते हैं, जिसके वजह से एंटीबायोटिक्स को और आपके इम्यून सिस्टम को भी उन्हें ढूंढने में और मारने में बहुत दिक्कत होती है। वो आपके हिप जॉइंट के कोने कोने में जाके छुप सकता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन बार बार आ सकता है। तो इन्फेक्शन क्योर करने के लिए बहुत से केसेस में पूरा इम्प्लांट निकालना पड़ता है, पूरे एरिया को डिब्राइड यानी अच्छी तरह से क्लीन करना पड़ता है, जिसके बावजूद भी इन्फेक्शन वापस आने के चांसेस होते हैं। तो इन्फेक्शन क्योर करने के लिए आपको मल्टीपल सर्जरीज फेस करनी पड़ेगी और इसीलिए ये सर्जन और पेशेंट दोनों के लिए नाइटमेयर है। तो ये इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, ये इन्फेक्शन रोकने के लिए एज ए डॉक्टर हम क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, एज पेशेंट्स आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम आने वाले वीडियो में देंगे। तो यदि आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।